नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 26 फरवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई, बिहार एसएससी या फिर बिहार के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो बिहार सिविल्स को अभी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ 67th बीपीएससी रिगार्डिंग एक करेंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज़ लाया जाए। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज़ एक तरह से क्यूज़ की तरह होगा और वो जो टेलीग्राम के माध्यम से मैं कराने की सोच रहा हूँ। ठीक है, पिछले साल का 2021 का, क्योंकि आपको करेंट अफेयर्स कंप्लीट 1 ईयर का कंप्लीट होना चाहिए। मार्च 2021 से मार्च 2022 तक आपके पास करेंट अफेयर्स कंप्लीट होने चाहिए। तो इसलिए मैं ये कराने की सोच रहा हूँ। आप अपना ओपिनियन दीजिएगा कि क्या मैं कराऊँ या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, ITI of which district of Bihar has signed memorandum of understanding with IG Drones Company? बिहार के किस जिले के ITI ने IG ड्रोन कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ पे हम बात करें ITI की बात कर रहे हैं, यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। IIT नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ITI की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो किस कंपनी से IG ड्रोन्स कंपनी है ये, और ये कंपनी कहाँ पे स्थित है, मतलब कि ये ITI कहाँ पे स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ पे है? मधुबनी में। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो मधुबनी में ITI है। मधुबनी का एक जगह है घोघरडीहा। तो घोघरडीहा ITI जो है वो IG ड्रोन्स कंपनी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी है ड्रोन्स की ट्रेनिंग देने के लिए। जी हाँ, ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करने के लिए या फिर ड्रोन्स ऑपरेशन करने के लिए। क्योंकि आपको मालूम होगा, आज की अगर हम बात करें तो ड्रोन्स के मल्टीपर्पज़ यूज़ हैं। जैसे ड्रोन एग्रीकल्चर में वो स्प्रे करने के लिए काम आता है, फोटोग्राफी में काम आ रहा है, सर्वेलेंस में काम आ रहा है, यहाँ तक कि गुड्स डिलीवरी में काम आ रहा है। कोविड-19 के टाइम में भी काफ़ी जगहों पर देखा गया, तेलंगाना वगैरह में जो मेडिसिन है उसको पहुंचाया गया है ड्रोन के माध्यम से। तो ड्रोन्स का काफ़ी यूज़ आ रहा है, इसलिए अब ये बिहार में भी इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी लोगों को। ठीक है, ताकि वो इस सेक्टर में जा सके और अपने रोज़गार तलाश कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ ओन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 फॉर मैथिली लैंग्वेज? तो मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो इसको जीतने वाले हैं जगदीश प्रसाद मंडल। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। ये हैं जगदीश प्रसाद मंडल, और इन्होंने मैथिली भाषा के लिए तो ये जीता है। और इनका कौन सा नॉवेल है जिसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स है मैथिली लैंग्वेज में, क्या है? पंगु। हालांकि इन्होंने काफ़ी दर्जनों भर नॉवेल्स इन्होंने लिखे हैं, लेकिन पंगु के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें दिया जा रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये भी है, ये जो हैं जगदीश प्रसाद मंडल, ये बिलोंग करते हैं बिहार के मधुबनी ज़िले से। जी हाँ, ये मधुबनी ज़िले से ही बिलोंग करते हैं। और यहीं पे आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड किसे दिया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, तो आप बोलोगे नामिता गोखले। ठीक है, और अगर आपसे पूछे हिंदी के लिए किसे साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है, तो ये हैं दया प्रकाश सिन्हा। ठीक है, तो ये भी याद आपको रखना है। हिंदी के लिए आपको मालूम होना चाहिए, हिंदी जो है वो बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज है, फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन बिहार में एक सेकंड लैंग्वेज भी है जिसको ऑफिशियल रखा गया है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कहीं पे यूज़ किया जाता है या कहीं पे लोग उसको बोलते हैं।
सेकंड लैंग्वेज है उर्दू। ठीक है, तो उर्दू हालांकि ऑफिशियल लैंग्वेज है, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है बिहार की। तो यहाँ पे भी सवाल पूछा जा सकता है, तो बता दो कि उर्दू भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है। तो ये दिया गया है चंद्रभान ख्याल को। ठीक है, तो हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा, इंग्लिश के लिए नामिता गोखले, मैथिली के लिए जगदीश प्रसाद मंडल और उर्दू के लिए चंद्रभान ख्याल को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। आपको मालूम होना चाहिए साहित्य अकादमी पुरस्कार वैसे तो भारत की 20 भाषाओं को में दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं कुछ इम्पोर्टेंट भाषाओं में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और सब कुछ आएगा भी नहीं, आपको ध्यान भी नहीं रखना है। और ये सब अवार्ड्स अभी अनाउंस हुए हैं। ठीक है, ये 7 मार्च को दिए जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO एंड MD ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये अपॉइंट हो चुके हैं संजीव मेहता। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो आप जितने लोग भी देख रहे हो इसको, हर कोई, हम आप हर कोई बचपन से लेकर बड़े तक इसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते आ रहे होंगे। क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो कंपनी है वो काफ़ी पुरानी कंपनी है, अंग्रेज़ों के टाइम से कंपनी है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1931 में। जी हाँ, और ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं क्लीनिंग एजेंट्स के लिए, जैसे साबुन, सोडा वगैरह, सर्फ वगैरह सब कुछ होता है। फिर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी होते हैं, वाटर प्यूरीफायर्स होते हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है ये, क्योंकि ये भी एक FMCG कंपनी है। ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी में भी ये भी आता है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? मुंबई में। तो ब्रिटिशर्स ने ही ओपन किया था इसको 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू की है। तो ये हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू किया है जापान ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और जापान ने ही कुछ महीने पहले शुरू किया था डबल नहीं, एक्चुअली डुअल बेस्ट वर्ड होगा। डुअल व्हीकल लॉन्च किया था। ठीक है, दुनिया का पहला डुअल व्हीकल जो रोड पे, सड़कों पे तो चल ही सकता है, ये साथ साथ ट्रेन की तरह ट्रैक पे भी चल सकता है। इस तरह का ये व्हीकल लॉन्च किया था। जापान हमारा फ्रेंडली कंट्री है। जापान के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। और जापान में ही हुआ था 2020 टोक्यो ओलंपिक्स, जिसमें भारत ने 7 मेडल जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था। ठीक है, और 4 ब्रॉन्ज हमने जीता था। और इसी टोक्यो और पैरा ओलंपिक भी हुआ था। ठीक है, ये तो नॉर्मल टोक्यो ओलंपिक की बात कर लिया, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स भी हुआ थे। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में भारत ने 19 मेडल जीते थे। ठीक है, और जो नॉर्मल ओलंपिक थे उसमें जिन्होंने गोल्ड जीता था उनका तो नाम आपको पता होगा, नीरज चोपड़ा। आज तो हर किसी के ज़ुबान पे है नीरज चोपड़ा। ठीक है, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में ये गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन जो पैरा ओलंपियंस है जिनमें 5 लोगों ने गोल्ड जीता, क्या आपको उनके एक भी नाम याद हैं? हम आपको बताते हैं। तो चलिए, पैरा ओलंपिक जीतने वाले 5 गोल्ड मेडलिस्ट कौन कौन हैं? एक आता है सुमित अंटिल। जी हाँ, सुमित अंटिल वही प्ले करते हैं, यानी ये भी जैवलिन थ्रो करते हैं। ठीक है, नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी और जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी। सुमित अंटिल पैरा ओलंपिक्स प्लेयर हैं, इन्होंने भी इस बार गोल्ड जीता था। याद रखिए प्रमोद भगत जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं, हालांकि आपको ये भी याद होना चाहिए कि प्रमोद भगत वैसे उड़ीसा से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि अब ये उड़ीसा में रहते हैं। बोर्न हुए हैं ये बिहार में, लेकिन ये अब उड़ीसा में रहते हैं। ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। फिर एक और बैडमिंटन प्लेयर याद रखिए कृष्णा नागर। कृष्णा नागर ने भी गोल्ड जीता था इस बार। फिर ये 3 हुए और आपको 2 और याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। मनीष नारवाल। मनीष नारवाल शूटिंग से बिलोंग करते हैं, शूटिंग करते हैं ये, ठीक है। इसमें शूटिंग में इन्होंने गोल्ड जीता था। और एक लेडी अवनी लखेरा। अवनी लखेरा ये भी शूटिंग से बिलोंग करती हैं और ये टॉप 5 थे जिन्होंने इस बार पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था। कौन कौन थे? सुमित अंटिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल और अवनी लखेरा। तो ये गोल्ड मेडलिस्ट भी याद रखिए। जितना इम्पोर्टेंट नॉर्मल गोल्ड है उतना ही इम्पोर्टेंट पैरा ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विल इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट ब्रांच आउटसाइड इंडिया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत के बाहर अपनी पहली शाखा स्थापित करेगी। तो देखिए आईआईटी जो हम बोलते हैं ये तो हमेशा हमारे देश में ही ओपन हुए हैं। अभी अगर प्रेजेंट में मैं बात करूं तो करीबन शायद 24 आईआईटी हैं भारत में, 24 आईआईटीज़ हैं, ठीक है। लेकिन एक आईआईटी ओपन होने जा रहा है भारत के आउटसाइड ऑफ इंडिया। और ये कहाँ पे ओपन होगा, किस देश में? यूएई ने। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। आपको पता होगा हमने हाल ही में डिस्कस किया था, यूएई के साथ इंडिया ने साइन किया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। उसके साथ ही यूएई ने भारत को रिक्वेस्ट किया है कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है आईआईटी का, जो टॉप मोस्ट एजुकेशन है, और जी हाँ ये दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मानी जाती है आईआईटी, वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आईआईटी को हमारे देश में भी ओपन करो, ये यूएई का रिक्वेस्ट था। एंड ऑब्वियसली इंडिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और ये यूएई में ओपन किया जाएगा आईआईटी, ठीक है। देखिए यूएई, ये सब अरब जो कंट्रीज़ हैं उनमें यूएई बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। और हाल ही में यूएई में दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल इमारत भी बनी है। तो यूएई हर तरह से डेवलप कर रहा है। ये सिर्फ ऑयल पे डिपेंड होकर अपनी इकोनॉमी को नहीं रखना चाहता है, क्योंकि ये भी जानता है कि एक टाइम आएगा जब ऑयल पे डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हर देश, भारत तो बहुत ही ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ओर जा रहा है, ठीक है। तो हर कोई अगर सोलर एनर्जी वगैरह यूज़ करने लगेगा, ऑयल की ऑटोमेटिकली कम यूज़ होने लगेगी, तो इनकी इकोनॉमी फिर कोलैप्स करना शुरू कर देगी। इसलिए यूएई अपना टूरिज़्म सेक्टर बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है ताकि लोग वहाँ पे आएँ और वहाँ घूमें। एंड ऑब्वियसली आपको पता ही होगा दुबई वगैरह कितना खूबसूरत शहर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर दी संसद रत्न अवार्ड 2022। संसद रत्न पुरस्कार 2022 के लिए कितने सांसदों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उन्हें सांसद हम बोलते हैं, हिंदी में उसको सांसद यूज़ करते हैं। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं, यानी कि अगर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसके जो मेंबर होते हैं उनको हम हिंदी में यूज़ करते हैं विधायक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो कितने MPs को शॉर्टलिस्ट किया गया है? 11। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। हालांकि हमने ये भी लिखा है,
तो यहाँ पे उन 11 एमपीज़ के नाम हैं, हालांकि कुछ ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं होगा, बट फिर भी देख लीजिए। एनसीपी पार्टी से हैं सुप्रिया शुले, जिनको सांसद विशिष्ट रत्न दिया गया है, और आरएसपी पार्टी से हैं एनके प्रेमचंद्रन, जिन्हें संसद विशिष्ट रत्न इन्हें भी दिया गया है। शिवसेना एमपी हैं श्रीरंग अप्पा बर्णे, सांसद विशिष्ट रत्न है यह है। फिर राज्यसभा से जो बिलोंग करते हैं बीजेडी के एमपी हैं अमर पटनायक, इन्हें दिया गया है सिटिंग मेंबर्स कैटेगरी में। तो ये कुछ हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उतना इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से, पर फिर भी मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ थम्स अप। थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑब्वियसली अब गर्मी आ रही है तो थम्स अप वगैरह का यूज़ शुरू होगा, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हो चुके हैं शाहरुख खान। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए, मैंने पिछले करीबन 6-7 सालों से थम्स अप, कोका कोला, इस टाइप का कोई भी ड्रिंक नहीं पिया है। जी हाँ, बिल्कुल आप बिलीव नहीं करेंगे, बट ये ऐसा है, मैंने नहीं पिया है। हाँ, मैं गन्ने का जूस वगैरह ले लेता हूँ, और जैसे वो बादाम शेक है, बादाम शेक मेरा फेवरेट है ये, तो ये सब मैं पी लेता हूँ जूस के तौर पे। लेकिन मैंने ये पिछले 6-7 साल से बिल्कुल नहीं, पहले बहुत ज़्यादा चॉइस रहता था इसका। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क विल बी ओपनड इन विच प्लेस। हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क खोला जाएगा कहाँ पे। तो ये खोला जाएगा मंडी में। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। मंडी जो है वो हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट भी है, आप, और ये मंडी शहर भी है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा पटना जो है पूरा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन सिर्फ पटना सिटी भी तो है। ठीक है, तो ये मैं काफ़ी, जब शुरुआत में जब मैंने पढ़ना ये शुरू किया करंट अफेयर्स वगैरह, तो मुझे काफ़ी परेशानी होती थी कि कोई डिस्ट्रिक्ट बोल देता था, कोई सिटी बोल देता था, तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता था। हिमाचल प्रदेश की लाहौल नीटेड सॉक्स, ठीक है, इसको मिला है जीआई टैग, मोजा, और एक ग्लोव्स भी है, इसको भी मिला है जीआई टैग हिमाचल प्रदेश का। राजेंद्र अरलेकर, ये हैं हिमाचल प्रदेश के गवर्नर। और कौन है सीएम? जयराम ठाकुर, ये हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। और देखिए, हिमाचल प्रदेश का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसका जो स्टेट एनिमल क्या है हिमाचल प्रदेश का, राजकीय पशु, ये है स्नो लेपर्ड। और एक इंटरेस्टिंग बात कि स्नो लेपर्ड जो है इसको किस कैटेगरी में रखा गया है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। जी हाँ, इसकी कंजर्वेशन की ज़रूरत है। और ये मैंने एक शायद मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था कि ये स्नो लेपर्ड जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड विच प्लांट एज द ब्रांड प्रोडक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डोडा डिस्ट्रिक्ट। केंद्र सरकार ने किस संयंत्र को जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले का ब्रांड उत्पाद घोषित किया है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है कि जम्मू कश्मीर का जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है उसका एक ब्रांड प्रोडक्ट किया कि ये प्रोडक्ट जो है अब डोडा डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाएगा, और वो क्या है? लेवेंडर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। लेवेंडर आपको मालूम होनी चाहिए, ये एक तरह से आप कह सकते हैं पूरा फूलों का बहुत सारा ये गार्डन को लेवेंडर कह सकते हैं। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पल फूल होते हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे स्मेल देने वाले ये फूल होते हैं। ठीक है, तो इसको एज ए प्रमोट किया जाएगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत पे। हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है जिसका नाम है कंचोट फेस्टिवल। हालांकि ये हर साल ये किया जाता है। कब किया जाता है? ये किया जाता है शुक्ल पक्ष ऑफ, तो जो हिंदी महीना है माघ, ठीक है,
तो माघ महीना के शुक्ल पक्ष को कंछोट सेलिब्रेट किया था। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कंछोट कौन सी ट्राइब इसको फॉलो करती है? तो जम्मू कश्मीर की नाग ट्राइब। ठीक है, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने हाल ही में 15% का रिजर्वेशन दिया है वीमेन को, सभी वीमेन को पुलिस में। ठीक है, पुलिस पोस्ट में ये 15% का रिजर्वेशन दिया गया है। कौन है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर? क्योंकि आपको पता होगा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है आफ्टर 370 के रिमूवल के बाद से। ठीक है, तो ये क्या है, कौन है? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट, द इनॉग्रल इवेंट ऑफ साइंस फेस्टिवल विज्ञान सर्वत्र पूजते वॉज हेल्ड एट विच सिटी? विज्ञान उत्सव विज्ञान सर्वत्र पूजते का उद्घाटन समारोह किस शहर में आयोजित किया गया था? ये किया गया है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये एक पार्ट है आज़ादी के अमृत महोत्सव। आपको मालूम होगा हम देश के आज़ादी के 75वां साल मना रहे हैं एज आज़ादी के अमृत महोत्सव, तो इसी का ये पार्ट है विज्ञान सर्वत्र पूजते। ठीक है, ये 22 फरवरी से शुरू हुआ है और 28 फरवरी को एंड हो जाएगा। 28 फरवरी को आपको पता होगा ये हम मनाते हैं साइंस डे। ठीक है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं कौन? अरविंद केजरीवाल। और आपको मालूम होना चाहिए दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, साथ में हमारा कैपिटल ऑफ इंडिया भी है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, देश में 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं के साथ साथ चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे काम करते हैं। जी हाँ, एक और कहाँ? पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में भी चीफ मिनिस्टर हैं और दिल्ली में भी चीफ मिनिस्टर है। पौंडीचेरी के कौन है चीफ मिनिस्टर? तो सीएम हैं एन रंगास्वामी। ठीक है, पुदुचेरी के, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड बाय एसोचैम? तो एसोचैम द्वारा किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है कोल इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो भारत की महारत्न कंपनी है। को पता होगा महारत्न, मिनी रत्न में हम डिवाइड करते हैं अपनी कंपनियों को। और चेयरमैन कौन है कोल इंडिया लिमिटेड के? प्रमोद अग्रवाल। इनफैक्ट इन्होंने ही ये अवार्ड रिसीव करी है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू अचीव 30 गीगावाट्स ऑफ ऑफशोर विंड इंस्टॉलेशन बाय विच ईयर? भारत सरकार का लक्ष्य है 30 गीगावाट अपतटीय पवन प्रतिष्ठानों को प्राप्त करना। तो ये कब तक किया जाएगा? यह है 2030 तक। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम 30 गीगावाट्स की एनर्जी यूज़ करेंगे ऑफशोर विंड के थ्रू, विंड एनर्जी के थ्रू। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत धीरे धीरे बढ़ रहा है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की ओर। और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में एक विंड एनर्जी भी है, और ये हम ऑफशोर की बात कर रहे हैं, समुद्र तट पे ये बात कर रहे हैं। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर पावर भी है, लेकिन यहाँ पे हम विंड एनर्जी की बात किया जा रहा है। और इसके लिए जो टाटा पावर है कंपनी, टाटा पावर, इसने कोलैबोरेशन करी है, जर्मनी बेस्ड एक कंपनी है RWE रिन्यूएबल। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। सो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।